दुनिया में एक से बढ़कर एक क्रिमिनल्स का इतिहास रहा है, लेकिन साउथ अमेरिका के देश कोलंबिया में एक क्रिमिनल ऐसा भी हुआ जो केवल खूंखार और ताकतवर ही नहीं बल्कि दुनिया का 7वां सबसे अमीर इंसान भी था। कोकेन की दुनिया का ये बेताज बादशाह लेट 1980s में $25 बिलियन का मालिक था। उस समय कोलंबिया की कुल जीडीपी करीब $39 बिलियन थी, यानी वो अकेला ही अपने देश की लगभग 65% जीडीपी अपनी जेब में रखकर घूमता था। वो इतना अमीर था कि उसकी गैंग पैसा गिनती नहीं थी बल्कि उन्हें किलो के हिसाब से तौला करती थी। उसे अपनी दौलत को गोडाउन में भर के रखना पड़ता, जहां उसकी 10% कमाई हर साल चूहे ही कुतर जाते, जहां वो बिल्डिंग्स, आइलैंड, प्राइवेट जू, सॉकर फील्ड्स, कार्स, सबमरीन्स और एरोप्लेन्स जैसी अपनी पसंदीदा चीजों पर पैसा पानी की तरह बहाता, तो वही वो अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स आग में जला देता। इतना सब करने के बाद भी उसकी अमीरी में रत्ती भर का भी फर्क नहीं आया। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अमीर ड्रग माफिया का केवल एक ही कानून था, प्लाटा ओ प्लोमो। प्लाटा का मतलब कि मेरे साथ मिल जाओ, मैं तुम्हें इतना अमीर बना दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। और प्लोमो का मतलब कि अगर तुम मेरे खिलाफ गए तो मैं तुम्हें क्या, तुम्हारे पूरे खानदान को मिट्टी में मिला दूंगा। उसके इस खतरनाक नियम की वजह से पुलिस हो या मिनिस्टर्स, जर्नलिस्ट हो या फिर जजेस, सब उसकी जेब में थे। जो भी उसके खिलाफ गया उसने उसको मौत की नींद सुला दिया। अपनी क्राइम की हिस्ट्री में उसने 4000 से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा, जिसमें 600 से ज्यादा केवल पुलिस ऑफिसर्स थे। उसका खौफ इतना था कि उसके बस नाम से लोगों की रूह कांप जाती, और ताकतवर इतना कि उसके इशारे पर देश का संविधान बदल जाता। वो अरेस्ट भी हुआ तो केवल इस शर्त पर कि जेल भी उसकी बनाई हुई होगी और जेल के गार्ड्स भी उसके ही होंगे। ऐसे कई रोमांचक पहलुओं को समेटे हुए ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अमीर ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार की, जिसने क्राइम की दुनिया में ऐसा डंका बजाया कि उसके मरने के 20 से ज्यादा साल बाद भी उसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सका। The Escobar family has reportedly amassed nearly $2 billion smuggling 1,100 pounds of refined cocaine into the United States every month. Drug trafficker, billionaire, killer, but a hero to thousands in his home city. As Cocaine King's only son has now claimed his father took his own life. He had become a cancer to Colombia. Escobar was a monster. I wish he would have spent the rest of his life in prison. I mean, that's what I wanted. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गाविरिया का जन्म 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया के रियो नीग्रो शहर में हुआ था। वो अपने माता पिता के 7 बच्चों में तीसरा था। उसके पिता फार्मर थे और माँ स्कूल टीचर थी। उसके जन्म के कुछ वक्त बाद ही उसका परिवार मेडेलिन शहर में शिफ्ट हो गया, जहाँ पाब्लो पला बड़ा और वही के स्कूल में उसने शुरुआती पढ़ाई की। यूं तो वो शुरू में लॉयर और फिर पॉलिटिक्स में जाकर प्रेसिडेंट बनने का ख्वाब देखता था, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उसका नजरिया और इंटरेस्ट बदलने लगा। उसको समझ आया कि दुनिया में सबसे बड़ा ताकतवर वही है जिसके पास पैसा है। अगर पैसा हो तो क्या लॉयर और क्या पॉलिटिशियन, सबको जेब में रखा जा सकता है। पैसे की अहमियत तब उसे और भी ज्यादा समझ आई जब घर की खराब फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से उसे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ गई। पढ़ाई छूटने के बाद उसने ठान लिया कि उसे जल्दी से बहुत सारा पैसा कमाना है, फिर चाहे उसके लिए उसे किसी भी रास्ते पर जाना पड़े। उसने खुद को वादा किया कि अगर 25 साल की उम्र तक उसने 1 मिलियन पेसोस नहीं कमाए तो वो खुदकुशी कर लेगा। इस तरह जुनून की हद तक जल्द से जल्द अमीर बनने की इस ख्वाहिश ने उसे क्राइम की दुनिया में धकेल दिया। वो अपने कजिन गुस्तावो गाविरिया के साथ मिलकर तरह तरह के लीगल काम करने लगा, जिनमें फर्जी डिप्लोमा डिग्री बेचना, साउंड इक्विपमेंट्स की तस्करी करना और टूम्बस्टोन्स को चोरी करना शामिल था। लेकिन इन छोटी छोटी चोरियों से आखिर वो कितना और कब तक अमीर बन पाता, इसलिए बड़ा कदम उठाते हुए 20 साल से भी कम उम्र में उसने कार चोरी करना और अमीर लोगों को किडनैप करना शुरू कर दिया। जहां वो कार चोरी कर उसके पार्ट्स को बेच करके खूब पैसा कमाता, तो वही अमीर लोगों को किडनैप कर उनकी रिहाई के बदले अच्छी खासी फिरौती वसूल करता। अगर विक्टिम की फैमिली पैसा देने से मना करती तो वो उसे बेरहमी से मार डालता। कई मौकों पर वो बस अपनी धाक जमाने के लिए रैंसम मिलने के बावजूद विक्टिम्स को मार दिया करता था।
ऐसा ही तब हुआ जब 1971 में एक बार उसने इंडस्ट्रियलिस्ट डिएगो एचावारिया को किडनैप किया, जिसे रिलीज करने के बदले में उसने $50,000 की डिमांड की। उसकी डिमांड पूरी होने और उसे मन मुताबिक पैसे मिलने के बाद भी उसने डिएगो की जान ले ली। ये चोरी और किडनैपिंग का सिलसिला यूं ही चलता रहा और खुद से किए वादे को पूरा करते हुए वो महज 22 साल की उम्र में ही मिलियनेयर बन गया। एक तरफ उसकी बढ़ती क्राइम एक्टिविटीज से बाकी के क्रिमिनल्स के बीच उसका दबदबा हो रहा था, तो वहीं दूसरी ओर वो पुलिस की नजरों में भी आने लगा था। बहुत बार पुलिस की गिरफ्त से बच निकलने के बाद आखिरकार साल 1974 में कार चोरी करने के जुर्म में उसे अरेस्ट कर लिया गया, जिस कारण उसे कई महीनों तक जेल की हवा खानी पड़ी। जेल जाने के बाद भी पाब्लो का हौसला डगमगाया नहीं, बल्कि उसने पुलिस को रिश्वत देने का तरीका ढूंढ निकाला और अपना काम जारी रखा। पाब्लो का मकसद ही पैसा कमाना था, इसलिए जहां भी उसे ज्यादा कमाई दिखाई देती वो हर उस फील्ड में घुस जाता। वो पैसे के लिए पहले चोरी, फॉर्जरी, किडनैपिंग और मर्डर जैसे क्राइम करता था, लेकिन जब उसका सामना कोकेन के बिजनेस से हुआ तो उसके प्रॉफिट के आगे उसको बाकी सभी काम फीके लगने लगे। ये 1970s का वो दौर था जब अमेरिका में ड्रग्स स्मगल कर कोलंबिया के ड्रग ट्रैफिकर बेशुमार पैसा छाप रहे थे। जो भी इस धंधे में था वो माला माल हो रहा था। इसे अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखते हुए पाब्लो एस्कोबार ने इस धंधे में घुसने का मन बना लिया। शुरू में उसने कई ड्रग माफियाओं के लिए काम किया, जिनसे उसने ड्रग के धंधे की बारीकियों को सीखा। उसने न केवल स्मगलिंग रूट्स के बारे में जाना, बल्कि ड्रग वर्ल्ड में बहुत से इंपॉर्टेंट कनेक्शंस भी एस्टैब्लिश कर लिए, जो आगे चलकर उसके बहुत काम आने वाले थे। पाब्लो बहुत अच्छे से जानता था कि बड़ी कामयाबी और बड़ा पैसा दूसरों के लिए काम करके नहीं कमाया जा सकता, इसलिए वो ड्रग्स की दुनिया की अच्छी समझ होने के बाद खुद का ड्रग कार्टेल बनाना चाहता था। इस धंधे में अपने पैर जमाने के लिए उसका पहला टारगेट बड़े प्लेयर्स को रास्ते से हटाना था। इसी मकसद के साथ साल 1975 में उसने मेडेलिन के सबसे बड़े कोकेन ट्रैफिकर फाबियो रेस्ट्रेपो को मरवा डाला और उसके लोगों की जिंदगी इस शर्त पर बख्शी कि उन सबको उसके लिए काम करना पड़ेगा। इस इंसिडेंट के बाद बाकी ड्रग ट्रैफिकर्स के बीच पाब्लो का डर बैठ गया, जिससे उसके लिए अपना बिजनेस बनाना आसान हो गया। अगला साल 1976 पाब्लो एस्कोबार की जिंदगी में कई जरूरी मोड़ लेकर आता है। इस साल उसने ओचोआ ब्रदर्स, कार्लोस लेडर और होजे रोड्रिगेज गाचा जैसे क्रिमिनल्स के साथ मिलकर खुद का मेडेलिन कार्टेल शुरू कर दिया, जिसका काम कोकेन की प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक का था। कार्टेल का हेड पाब्लो खुद बना, जो पहले ही कोकेन प्रोड्यूसर्स, ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट्स और कुछ करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ रिलेशंस डेवलप कर चुका था। वो कोकेन की सप्लाई के लिए अजीबोगरीब तरीके इस्तेमाल करता, कभी कार के टायर्स में तो कभी टीवी सेट्स में, कभी मछली के पेट के अंदर तो कभी कॉन्डम्स में। इसके अलावा वो एरोप्लेन्स के टायर्स में भी कोकेन भर के सप्लाई करता और ऐसा करने में उसकी मदद करने वाले पायलट को हर फ्लाइट के लिए $5 लाख का इनाम देता। इस तरह उसकी लीडरशिप में कार्टेल का बिजनेस बढ़ने लगा और उसकी काफी अच्छी कमाई होने लगी। जब उसके पास ज्यादा दौलत हो गई तो उसने बिजनेस को और एक्सपैंड करने के लिए सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट्स खरीदकर उनसे कोलंबिया समेत पेरू, बोलीविया और इक्वाडोर जैसे देशों से भी अमेरिका के अंदर कोकेन सप्लाई करना शुरू कर दिया। ताज्जुब की बात यह थी कि पाब्लो 24 घंटे कोकेन से घिरे होने के बावजूद खुद कोकेन कंज्यूम नहीं करता था, जिससे उसके साथी उस पर काफी भरोसा करते थे। जहां उसका बिजनेस अच्छा चलने लगा था तो वही इसी साल मार्च 1976 में उसने अपनी गर्लफ्रेंड मारिया विक्टोरिया हेनाओ से शादी कर ली, जो केवल 15 साल की थी और उससे पूरे 11 साल छोटी थी। लेकिन 1976 का साल पाब्लो की जिंदगी में केवल खुशी और दौलत ही नहीं लाया, बल्कि उसकी जिंदगी में जेल की सलाखें भी लेकर आया था। 9 जून 1976 को कोलंबियन इंटेलिजेंस एजेंसी की एक रेड में पाब्लो की कार के टायर्स में से करीब 40 पाउंड कोकेन बरामद होता है, जिसके बाद पाब्लो समेत उसके 6 साथियों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। लेकिन वो इस बार ज्यादा वक्त तक जेल में नहीं टिकने वाला था, क्योंकि वो अब तक क्राइम की दुनिया के काफी दांव पेच सीख चुका था। वो जान चुका था कि कौन सा पासा कब और कहां फेंकना है। उसने कुछ पुलिस अधिकारियों, वकीलों और जजों को रिश्वत देकर तो कुछ को डरा धमकाकर जेल से बाहर निकलने का रास्ता निकाल लिया। जेल से छूटते ही उसने मिसाल कायम करने के लिए उन 2 एजेंट्स को भी मार डाला जिन्होंने उसे अरेस्ट किया था। इस तरह पाब्लो ने अपनी मंशा पूरी दुनिया के सामने साफ जाहिर कर दी थी कि या तो मेरे साथ काम करो या फिर मारे जाओ। इसी को उसने प्लाता और प्लोमो का नाम दिया।
प्लाता यानी रिश्वत लो और मेरे साथ हो जाओ, मैं तुम्हें ऊपर से नीचे तक पैसे से भर दूंगा, या फिर प्लोमो यानी अगर मेरे खिलाफ गए तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार को भी खत्म कर दूंगा। जर्नलिस्ट हो या फिर पुलिस ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स हो या फिर जजेस, सबके सामने वो केवल यही दो ऑप्शंस रखता। उसके इस खतरनाक नियम का असर ये हुआ कि लोग उससे डर कर घूस लेने लगे और उसका धंधा दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। जब व्यापार बढ़ने लगा तो दौलत भी बेशुमार बढ़ने लगी। पाब्लो उस दौलत से और भी ज्यादा दौलत कमाने के रास्ते खोजने लगा। उसके कार्टेल ने बहामास के नॉर्मन्स के आइलैंड पर काफी जमीन खरीदी, साथ ही वहां 1 किलोमीटर का एयर स्ट्रिप, कई एयरक्राफ्ट्स, एक हार्बर, कुछ बोट्स और मकान खरीदे। वहां कोकेन को स्टोर करने के लिए एक रेफ्रिजरेटेड वेयरहाउस भी बनवाया गया, जिसके बाद यह आइलैंड पाब्लो के मेडेलिन कार्टेल का सेंट्रल स्मगलिंग रूट बन गया। यह जगह बहुत सोच समझकर चुनी गई थी, क्योंकि यहां से अमेरिका के फ्लोरिडा का तट कोलंबिया के कंपैरिजन में काफी पास था, जिस कारण यहां से और भी तेजी और आसानी के साथ कोकेन अमेरिका के अंदर भेजा जा सकता था। साथ ही उसने कोलंबिया के कई ड्रग कार्टेल्स के साथ इस ऑफर के साथ टाई अप किया कि अगर वो अपने ड्रग्स को उसके थ्रू सप्लाई करेंगे तो पुलिस के पकड़े जाने या फिर कोई भी लॉस होने पर पाब्लो उनका पूरा भुगतान करेगा। इस तरह अदर कार्टेल्स भी उसके थ्रू ड्रग सप्लाई करवाने लगे, जिसके लिए पाब्लो उनके प्रॉफिट का एक बड़ा कट चार्ज करता। पाब्लो की स्ट्रैटेजी काम कर रही थी। पलक झपकते ही वो इंटरनेशनल ड्रग ट्रेड का मेजर प्लेयर बन चुका था। जहां अमेरिका के अंदर 80% कोकेन उसके द्वारा एक्सपोर्ट किया जा रहा था, तो वहीं वो अमेरिका के अलावा मेक्सिको, पुएर्तो रिको, द डोमिनिकन रिपब्लिक, वेनेजुएला और स्पेन के कोकेन ट्रेड का भी लार्जेस्ट पोर्शन कैप्चर कर चुका था। इस खतरनाक एक्सपेंशन का रिजल्ट ये हुआ कि वो कोकेन से हर हफ्ते $420 मिलियन कमाने लगा, जिस कारण पूरी दुनिया में उसे द किंग ऑफ कोकेन कहा जाने लगा। पाब्लो की किस्मत के सितारे बुलंदी पर थे। वो अपने ख्वाबों की जिंदगी जी रहा था। उसके पास पैसा इतना हो चुका था कि उन्हें बांधने के लिए हर महीने $2,500 केवल रबर बैंड पर खर्च करने पड़ते। गिनने में कई दिन लग जाते, इसलिए तोल कर उनका हिसाब रखा जाता और गोडाउन में भर दिया जाता। हर साल करीब $2 बिलियन चूहे कुतर जाते या फिर गल सड़ जाते। कमाई बेतहाशा थी तो पाब्लो के खर्चे भी कुछ कम नहीं थे। वो कई प्राइवेट प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, कार्स, बिल्डिंग्स और बंगलोज का मालिक बन चुका था। उसने सबसे ज्यादा खर्चा मेडेलिन में ही एक घर को बनाने में किया, जिसे उसने हैसिएंदा नेपोलिस का नाम दिया। उसने एक घर 7,000 एकड़ में बनवाया, जिसकी केवल जमीन ही $63 मिलियन की थी। उस आलीशान घर में उसने अपने पर्सनल एयरपोर्ट और हेलीपोर्ट बनवाए। साथ ही उसने कई आर्टिफिशियल लेक्स, 6 स्विमिंग पूल्स, सॉकर फील्ड्स, डायनासोर स्टैच्यू, बुल फाइटिंग अरीना और टेनिस कोर्ट समेत एक पर्सनल जू भी बनवाया। पाब्लो एस्कोबार के जू में एलिफेंट्स, लायंस, राइनोसेरस, गजेल्स, ज़ीब्रास, हिप्पोस, कैमल्स और ऑस्ट्रिचेस समेत 200 तरह के जानवर थे, जिनमें से कुछ तो कोलंबिया के अंदर पाए भी नहीं जाते थे। इसलिए उन्हें उसने बाहर के देशों से अपने प्लेन्स के जरिए स्मगल करवाया था। पैसे की वजह से दुनिया पाब्लो की मुट्ठी में थी। वो जो चाहता उसे वो एक इशारे पर मिल जाता। उसने तब तक इतनी दौलत कमा ली थी कि वो क्या, उसकी आने वाली कई पीढ़ियां भी अगर कोई काम ना करती तो भी उनका गुजारा उसके कमाए हुए पैसों से हो जाता। लेकिन दौलत और ताकत का ऐसा नशा उसके सर चढ़ चुका था कि इतना सब भी उसको कम लगता था। उसने और भी ताकतवर बनने के लिए अपने बचपन के सपने को पूरा कर पॉलिटिशियन बनने का फैसला किया। उसकी रणनीति थी कि अगर वो बड़ा पॉलिटिशियन बन जाता है तो वो जिंदगी भर कानून से बचा रहेगा। इसी मकसद के साथ उसने पब्लिक वेलफेयर के काम करने शुरू कर दिए। उसने गरीबों के लिए मकान, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, चर्चेस, पार्क्स और स्टेडियम्स बनवाए, जिससे उसे पब्लिक पसंद करने लगी और उसकी पर्सनालिटी लोगों के बीच एक रॉबिन हुड की बन गई। बढ़ती पॉपुलैरिटी के बीच पाब्लो एस्कोबार ने कोलंबिया की पार्लियामेंट सीट के लिए कैंपेन शुरू किया और कुछ ही वक्त बाद नवंबर 1982 में उसे जायरो ओर्टेगा के सब्स्टिट्यूट के तौर पर चुन लिया गया। पाब्लो अब कोलंबियन पार्लियामेंट का मेंबर बन चुका था। दुनिया हैरान थी कि कोलंबिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल ही देश की सत्ता में बैठा है। हद तो तब हो गई जब एक बार स्पेन में उसे कोलंबियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजा गया। ये बात किसी के लिए भी हजम कर पाना मुश्किल था, क्योंकि स्पेन के अंदर सबसे ज्यादा ड्रग सप्लाई करने वाला पाब्लो एस्कोबार ही था। उसने इस तरह पॉलिटिक्स में आकर खुद को और भी पावरफुल बना लिया था।
उसके कार्टेल का बिजनेस अब और भी स्मूथली चलने लगा था, जो अब केवल यूएस का ही नहीं पूरी दुनिया के कोकेन ट्रेड का 80% मार्केट कैप्चर कर चुका था। उसका अब सपना था कि वो अपने पॉलिटिकल करियर को इतना बड़ा कर ले कि वो देश का प्रेसिडेंट बन जाए। लेकिन इतने बड़े क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ प्रेसिडेंट बनना तो दूर, वो अपनी पार्लियामेंट सीट तक भी नहीं बचा पाया। जल्द ही ऑपोजिशन पार्टी के लोग उसके क्राइम्स की पोल खोलने लगे और उसे खुलेआम क्वेश्चन किया जाने लगा। उसके पॉलिटिकल करियर को भारी झटका तब लगा जब जस्टिस मिनिस्टर रॉड्रिगो लारा बोनीला ने उसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन में उसके पुराने केसेस खोले गए, साथ ही ड्रग्स की कमाई से खरीदी गई उसकी प्रॉपर्टीज और प्लेन्स को भी सीज करने का ऑर्डर दे दिया गया। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब एल एस्पेक्टाडोर नाम के अखबार ने इन सारी चीजों के बारे में छापकर पाब्लो की पूरी सच्चाई को दुनिया के सामने उजागर कर दिया। यूं तो हर कोई उसके धंधे से वाकिफ था, लेकिन उसके डर, ताकत और रिश्वत की वजह से सब जानकर भी अनजान बने रहते थे। लेकिन देश के एक बड़े पद पर होने की वजह से उसके कामों को आखिर कब तक नजरअंदाज किया जा सकता था। सत्ता के लालच में कहीं वो दौलत भी ना गवा बैठे, इसलिए पाब्लो एस्कोबार ने जनवरी 1984 में अपनी सीट से रिजाइन कर पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन बदले की आग में उसने जस्टिस मिनिस्टर रॉड्रिगो लारा बोनीला और एल एस्पेक्टाडोर न्यूज़पेपर के एडिटर को बेरहमी से मार डाला। पाब्लो एस्कोबार के बढ़ते क्राइम्स अब कोलंबियन गवर्नमेंट को काफी परेशान करने लगे थे, इसलिए उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया, जिससे उसे छुप कर रहने को मजबूर होना पड़ा। गवर्नमेंट को ड्रग स्मगलर्स के खिलाफ सख्ती न बरतने के लिए बदनामी सहनी पड़ रही थी, इसलिए कोलंबियन गवर्नमेंट ने यूएस के साथ एक्सट्रेडिशन एग्रीमेंट भी साइन किया, जिसके तहत पाब्लो जैसे ड्रग ट्रैफिकर्स को पकड़कर अमेरिका को सौंप देना था। पाब्लो क्योंकि अमेरिका में 80% कोकेन स्मगल करने के लिए जिम्मेदार था, इसलिए अमेरिका उसे पकड़कर अपनी जेल में कैद करके रखना चाहता था। वहीं पाब्लो एस्कोबार भी केवल अमेरिका के पकड़े जाने से ही खौफ खाता था। उसे पता था कि वो यहाँ कोलंबिया में जब चाहे तब आजाद हो सकता है, लेकिन अगर एक बार वो अमेरिका के हाथों में आ गया तो कभी नहीं छूट पाएगा। इसलिए उसने कोलंबियन गवर्नमेंट के सामने शर्त रखी कि अगर उसे अमेरिका के हवाले ना करके कोलंबिया की ही जेल में रखा जाए तो वो सरेंडर कर देगा। लेकिन गवर्नमेंट ने उसकी शर्त मानने से इनकार कर दिया। बाद में उसने गवर्नमेंट को ऑफर दिया कि अगर उसे एक्सट्रेडिशन एग्रीमेंट से राहत देकर अमेरिका को ना सौंपा जाए तो वो कोलंबिया का $10 बिलियन का कर्ज चुका देगा। देश के कर्ज उतारने की डील अच्छी थी, लेकिन बदनामी के चलते गवर्नमेंट इस शर्त पर भी राजी नहीं हुई। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो वो खून खराबे पर उतर आया। उसने एक्सट्रेडिशन पॉलिसीज के खिलाफ लॉस एक्स्ट्राडिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाई। जो भी बड़ा ऑफिसर एक्सट्रेडिशन एग्रीमेंट के फेवर में बात करता, पाब्लो उसको मरवा देता। इसके अलावा उसने M19 नाम से मशहूर लेफ्ट विंग गुरिल्लास को फंडिंग की, जिन्होंने नवंबर 1985 में कोलंबियन सुप्रीम कोर्ट पर अटैक कर करीब आधे टॉप जजेस की जान ले ली। सुप्रीम कोर्ट को तहस नहस कर दिया गया और एक्सट्रेडिशन एग्रीमेंट समेत हजारों डॉक्यूमेंट्स जलाकर खाक कर दिए गए। इस तरह पाब्लो ने अपने ही देश के खिलाफ जंग छेड़ दी थी, लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसकी मुसीबतें कम नहीं हुई। जहां वर्जिलियो बार्को वारगास ने देश का नया प्रेसिडेंट बनते ही यूएस के साथ फिर से एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन कर दी, तो वही यूएस एजेंसीज की मदद से कोलंबियन फोर्सेस उसके ठिकानों पर रेड कर उसके कोकेन स्टोरेज को जब्त करने लगी। उसको हर तरफ से घिरता देख उसके राइवल काली कार्टेल ने भी उसे टारगेट करना शुरू कर दिया। इस तरह पाब्लो एस्कोबार के पीछे कोलंबियन गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट और अब काली कार्टेल था, जिसने न केवल उसके कई मेंबर्स को मार गिराया, बल्कि उसकी बीवी बच्चों को निशाना बनाते हुए उसकी बिल्डिंग के जस्ट सामने 70 किलो का डायनामाइट एक्सप्लोड कर दिया। पाब्लो ने बदले में काली कार्टेल्स के कई मेंबर्स को मौत के घाट उतार दिया और फिर उस कार्टेल के ओनर की दर्जनों प्रॉपर्टीज को बॉम्ब ब्लास्ट करके मिट्टी में मिला दिया। दोनों तरफ से होते नुकसान को देख ये कार्टेल वॉर तो रुक गई, लेकिन अभी भी अमेरिका के नाम की तलवार उसके सर पर मंडरा रही थी। वक्त बदलता गया, लेकिन ना तो एक्सट्रेडिशन एग्रीमेंट रिजेक्ट हुआ, ना ही पाब्लो की बर्बरता रुकी, और इस तरह साल 1989 आ गया। यह साल दुनिया के लिए चौंकाने वाले आंकड़े लेकर आया था, जहां एक आंकड़ा पाब्लो एस्कोबार की नेटवर्थ का था जो करीब $25 बिलियन थी, और इस हिसाब से वो पूरी दुनिया का 7th रिचेस्ट पर्सन था। तो वही एक आंकड़ा पाब्लो द्वारा किए जा रहे मर्डर्स का था, जिसका असल में कोई भी एक्यूरेट नंबर नहीं था।
बस सबको इतना पता था कि वो न केवल अपनी अमीरी की ऊंचाई पर है बल्कि अपनी खूनी खेल में भी पीक पर पहुंच चुका है। उस साल उसके कार्टेल ने बोगोटा, मेडेलिन, काली, बुकारामांगा, कार्टेजिना, बारेंक्विला और पेरेरा जैसे शहरों में 100 से भी ज्यादा बॉम्ब ब्लास्ट किए, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। किसी की भी जान लेना अब उसके लिए जरूरत नहीं बल्कि उसकी आदत बन चुकी थी। वो जब चाहे जिसको चाहे मरवा सकता था। उसने सिविलियंस, राइवल्स, पुलिस ऑफिसर्स, जर्नलिस्ट, मिनिस्टर्स और जजेस किसी को नहीं बख्शा। वही अब उसके निशाने पर देश के नए प्रेसिडेंट बनने वाले लीडर्स भी थे। जहां अगस्त 1989 में उसने प्रेसिडेंट के सबसे बड़े दावेदार लुइस कार्लोस गैलान को मरवा डाला, तो वही नवंबर 1989 में प्रेसिडेंट पद के दूसरे मेन कैंडिडेट सीजर गैविरिया को मारने के लिए एवियांका फ्लाइट 203 को बॉम्ब से उड़वा दिया, जिसमें 100 से भी ज्यादा मासूम लोग मारे गए। किस्मत से सीजर गैविरिया से ये फ्लाइट मिस हो गई थी, जिस वजह से वो बच गए और देश के अगले राष्ट्रपति बन गए। इसके बाद कोलंबियन फोर्सेस और पाब्लो के बीच खून का खेल कई महीनों तक लगातार चलता रहा, जहां पाब्लो ज्यादा से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स को मारने के लिए गैंगस्टर्स को भारी भरकम इनाम देता था, तो वही कोलंबियन फोर्सेस ने भी उसके क्राइम में इन्वॉल्व उसके कजिन एंड राइट हैंड गुस्तावो गाविरिया, ब्रदर इन लॉ फाबियो हिनाओ और उसके कार्टेल के सेकंड इन कमांड रोड्रिगेज गाचा समेत उसके कई करीबी साथियों को मौत की नींद सुला दिया था। साथ ही उसके सैकड़ों साथी अरेस्ट कर लिए गए थे। इस लगातार चलती खूनी हलचल पर ब्रेक तब लगा जब 1991 में कोलंबियन अथॉरिटीज ने पाब्लो के मन का फैसला सुनाते हुए कोलंबियन क्रिमिनल्स को अमेरिका के हवाले करने का कानून निरस्त कर दिया। इस कानून के बदलने के पीछे पाब्लो एस्कोबार का ही हाथ माना जाता है, लेकिन वो बस इतने भर से मानने वाला नहीं था। वो अपने टेररिज्म के दम पर सरकार से और भी ज्यादा छूट चाहता था। इसलिए उसने जून 1991 में इस शर्त पर खुद को सरेंडर किया कि वो खुद की बनाई हुई जेल में रहेगा और उस जेल की सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स भी उसी के होंगे। साथ ही उसने ये शर्त भी रखी कि जेल के 12 मील के दायरे में कोलंबियन पुलिस मौजूद नहीं होनी चाहिए। उसकी तरफ से किए जा रहे लगातार बॉम्ब ब्लास्ट और मर्डर्स को देखते हुए कोलंबियन गवर्नमेंट को उसकी इस शर्त को भी मजबूरन मानना पड़ा। यह इतिहास में पहली बार था जब किसी क्रिमिनल को इतनी सहूलियत दी गई कि वो अपनी बनाई हुई जेल में रह सके। पाब्लो एस्कोबार ने अपनी दबंगाई से ये करिश्मा कर दिखाया था। उसने अपने लिए ला कैथेड्रल नाम का एक आलीशान प्रिजन बनवाया, जिसके कमरे किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थे। वेल डेकोरेटेड कमरों में बड़े बड़े बेड, टीवी सेट्स, म्यूजिक प्लेयर्स, इंपोर्टेड फर्नीचर, पर्सनल लाइब्रेरी और कारपेटेड फ्लोर्स थे। साथ ही जेल में पूल रूम्स, बार और सॉकर फील्ड भी मौजूद था, जहां उससे मिलने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, सॉकर प्लेयर्स और ब्यूटी क्वींस आती। इन सभी फैसिलिटीज के बीच वो न केवल ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, बल्कि उसकी बिजनेस मीटिंग्स भी बिना किसी रुकावट के चल रही थी। उसकी लीडरशिप में केवल अमेरिका के ही अंदर हर दिन 15 टन कोकेन सप्लाई हो रहा था, जिससे वो बेतहाशा कमाई कर रहा था। इस तरह पाब्लो एस्कोबार केवल नाम के लिए जेल में था। उसके वहां रहने से ना तो उसकी दिनचर्या बदली थी और ना ही उसके इलीगल बिजनेस पर कोई असर पड़ा था। कई महीनों तक वो इसी तरह मजे से अपनी बनाई हुई जेल में रहा, लेकिन एक दिन जब उसने अपने कार्टेल के 2 मेंबर्स को टॉर्चर कर बुरी तरह मार डाला, तो गवर्नमेंट की चिंताएं फिर से बढ़ने लगी। सरकार को समझ आ चुका था कि पाब्लो के उस जेल में रहने से ना तो उसके कोकेन का धंधा कम होगा और ना उसकी ब्रुटैलिटी कम होगी। इसलिए उसको किसी टाइट सिक्योरिटी में रखने का फैसला किया गया। उसे पकड़ने के लिए 22 जुलाई 1992 को कोलंबियन फोर्सेस ने ला कैथेड्रल प्रिजन पर दस्तक दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पाब्लो एस्कोबार को अपने सोर्सेस के जरिए गवर्नमेंट का प्लान पहले ही पता चल गया था और वो कोलंबियन फोर्सेस के आने से पहले ही फरार हो चुका था। उसका जेल से भागना कोलंबियन अथॉरिटीज के लिए बेहद शर्मनाक था। अमेरिका इस लापरवाही के लिए उन्हें फटकार रहा था। अमेरिकन गवर्नमेंट जल्द से जल्द अपने देश में बढ़ते ड्रग सप्लाई को रोकना चाहती थी, जिसके लिए कोकेन किंग पाब्लो एस्कोबार का पकड़ा जाना सबसे जरूरी था। इसलिए स्ट्रिक्ट एक्शंस लेते हुए कोलंबियन पुलिस और आर्मी के साथ अमेरिका की ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी DEA ने मिलकर पाब्लो एस्कोबार को पकड़ने के लिए सर्च ब्लॉक नाम की ऑपरेशन यूनिट तैयार की। साथ ही उससे जुड़ी कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाले के लिए 2.7 बिलियन कोलंबियन पेसोस का रिवॉर्ड डिक्लेयर कर दिया गया। पाब्लो एस्कोबार अपने राज में दुश्मनी के इतने बीज बो चुका था कि अब उसके लिए ज्यादा दिनों तक बच पाना मुश्किल था।
जहां कोलंबियन एंड अमेरिकन गवर्नमेंट उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी, तो वही उसे खत्म करने के लिए लॉस पेपेस नाम का एक पैरामिलिट्री ग्रुप भी खड़ा हो चुका था। ये ग्रुप पाब्लो के राइवल्स और एनिमीज का था, जिनको उन फैमिली मेंबर्स का भी सपोर्ट था जिनके किसी अपने को पाब्लो ने मार डाला था। उसने अपनी जिंदगी में 4000 से भी ज्यादा लोगों की जान ली थी, जिनमें सैकड़ों पुलिस वाले थे। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके अगेंस्ट में इस ग्रुप को कितने हजारों लोगों का सपोर्ट होगा। देखते ही देखते दौलत और शोहरत के शिखर पर बैठा हुआ पाब्लो एस्कोबार सबका दुश्मन बन चुका था। एक तरफ उसके एसोसिएट्स और मेंबर्स को पुलिस निशाना बना रही थी, तो दूसरी ओर लॉस पेपेस ग्रुप भी उसके सैकड़ों साथियों को मौत के घाट उतार रहा था। यह शायद पहली बार था जब उसकी अरबों खरबों की दौलत भी उसको प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही थी। वो जेल से भागने के बाद किसी तरह करीब 1.5 साल तक पुलिस की गिरफ्त से दूर रहा, लेकिन 1 दिसंबर 1993 को जब वो अपने खुफिया ठिकाने पर अपने साथियों के साथ पार्टी करते हुए अपना 44वां जन्मदिन मना रहा था, तब उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये उसका आखिरी बर्थडे होने वाला है। उसने अपने बर्थडे के मौके पर अपने बीवी बच्चों समेत अपने कई खास लोगों से कॉल पर घंटों तक बात की, जिन्हें यूएस की टेक्निकल असिस्टेंस की वजह से कोलंबियन अथॉरिटीज द्वारा ट्रेस किया जा रहा था, जिससे उसकी लोकेशन का पता लगा लिया गया। अगले ही दिन 2 दिसंबर 1993 को कोलंबियन पुलिस ने मेडेलिन की एक बिल्डिंग पर धावा बोल दिया। पुलिस को देख पाब्लो और उसके साथी बिल्डिंग की छत से भागने लगे। जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे पुलिस भी उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगी। इस फायरिंग में उसको एक के बाद एक कई गोलियां लगी, जिस वजह से अरबों खरबों का मालिक, लाखों लोगों की बर्बादी का गुनहगार और हजारों लोगों का कातिल पाब्लो एस्कोबार चंद सेकंड्स में ही ढेर हो गया। हालांकि उसके मरने के पीछे एक थ्योरी यह भी मानी जाती है कि उसने खुद अपने आप को शूट किया था। वो अक्सर कहता था कि अमेरिका की जेल में सड़ने से अच्छा होगा कि वो कोलंबिया की ही मिट्टी में दफन हो जाए, और जिस दिन उसको लगेगा कि बाजी उसके हाथ से निकल गई है, वो खुदकुशी कर लेगा। वजह चाहे जो भी हो, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अमीर ड्रग माफिया मर चुका था। जहां कोलंबियन गवर्नमेंट के लिए ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, तो वहीं उसके फ्यूनरल में करीब 25,000 लोगों की भीड़ उसकी मौत का मातम मना रही थी, क्योंकि वो उनमें से बहुत से लोगों का मसीहा था। पाब्लो एस्कोबार के बाद भी दुनिया में एक से बढ़कर एक ड्रग माफिया हुए, लेकिन वो अकेला ऐसा था जिसे द किंग ऑफ कोकेन के नाम से जाना गया, जो 7 सालों तक दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में बना रहा।